आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नज्म और मैं हूं सबरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही बात है नाजरीन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम घर के कामों में और बाहर के कामों में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी सेहत से जुड़ी छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये नज़रअंदाज करने की जो आदत है इतनी बढ़ जाती है कि एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। वैसे तो नाजरीन, हमारे जिस्म के सभी हिस्से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। किसी में भी कोई तकलीफ़ हो, बीमारी हो या दर्द हो तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें, कुछ परेशानियां या यूं कहें कि मर्ज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लेते हैं। लेकिन जनाब, एक वक्त वो भी आता है जब हम इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि अब इनसे छुटकारा कैसे पाएँ। ऐसी एक तकलीफ़ की आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे, वो है बैक पेन, यानी कि कमर का दर्द। वैसे तो अक्सर हमने देखा है कि हम लोग ही बैक पेन को बहुत ही हल्के फुल्के से अंदाज में लेते हैं और सोचते हैं कि वक्त के साथ सही हो जाएगा। और ऐसा होता भी है कि अगर कमर का दर्द हल्का फुल्का है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर ये शदीद हो जाता है तो चलना फिरना, उठना बैठना सब दूभर हो जाता है। आखिर क्या है ये बैक पेन, कमर का दर्द? क्या है इसकी वजूहात? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपने रूटीन लाइफ में करते हैं जिसका नतीजा होता है बैक पेन, और इसके क्या इलाज है? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर्स का एक ख़ास पैनल। आज उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। साथ ही नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके जहन में भी बैक पेन से जुड़े कोई भी सवालात हैं या फिर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं या आप खुद आपके अपने इस मर्ज से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, चलिए डालते हैं एक मुख्तसर सी नज़र कमर दर्द पर। गुड। नाजरीन, आज के जदीद और रहन सहन में आसानी से भरपूर दौर में हमने खुद के साथ साथ अपनी मसरूफियात को भी बदल दिया है। वो बेशुमार काम जिन्हें करने के लिए लंबा वक्त दरकार होता था, उसे अब वक्त की कमी के सबब चंद घंटों में ही मुकम्मल कर लिया जाता है। आज का दौर डिजिटल दौर है। ज्यादातर काम कंप्यूटर की मदद से अंजाम पाते हैं और इसलिए कंप्यूटर के सामने काफी वक्त तक बैठना पड़ता है। इसके अलावा काम को मुकर्रर वक्त पर पूरा करने के दबाव में भी काफी देर तक बैठकर काम करना होता है। रोजमर्रा के कामों के साथ साथ दीगर कामों के लिए जरूरत से ज्यादा भागदौड़ का असर जाहिर है हमारे जिस्म पर होता है और ज्यादा दबाव के सबब कहीं न कहीं तकलीफ हो जाती है। कमर का दर्द जिस्म में होने वाली तकलीफ में सबसे आम है, लेकिन इस जानिब तवज्जो की जरूरत होती है क्योंकि लापरवाही एक बड़ा मसला पैदा कर सकती है। कमर दर्द बाज मर्तबा इतना शदीद होता है कि ये आसाबी निजाम यानी नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 85% लोग कमर दर्द से दो चार होते हैं और सर दर्द के बाद ये दूसरा बड़ा मसला है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। कमर का दर्द ज्यादातर खवातीन में पाया जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी जद में आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के जदीद दौर में नौजवान भी इसके शिकार हो रहे हैं। कमर के दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कमर के पट्टों का खिंचाव, काफी देर तक एक ही पोजीशन में बैठना, गलत तरीके से भारी वजन उठा लेना, काम का ज्यादा दबाव, जिस्मानी वजन ज्यादा होना, हड्डियों की कमजोरी, डिस्क का मसला, ज्यादा सिगरेट नोशी, कमर की साख्त में कोई खराबी होना, आर्थराइटिस और रीढ़ की हड्डी का मसला शामिल है। कमर के दर्द के 90% मामले एहतियात और आम दवाओं से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई फर्क महसूस ना हो या दर्द में शिद्दत आ जाए तो माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जिस्म में विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी की वजह से भी कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है और इसमें विटामिन डी की कमी ज्यादा अहम है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। बेहतर तो यह है कि इन सारे अज्जा की कमी अच्छी ग़िज़ा से पूरी की जाए।
अलबत्ता डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कमर दर्द से बचाव के लिए ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में न बैठें और अगर ऐसा करना ही पड़े तो कुछ वक्फे के बाद उठ जाएं। कमर के पट्टों को लचीला और मजबूत करने के लिए वर्जिश भी की जा सकती है। ऑइंटमेंट्स या स्प्रे का इस्तेमाल भी राहत दे सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि अपनी तकलीफ की शिद्दत और नौयत को पहचाना जाए और फिर एक काबिल राहत तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। तो देखा नाज़रीन आपने, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा कि ये डिजिटल दौर है और कहीं ना कहीं हम इतने मसरूफ़ रहते हैं, बैठकर ज़्यादा काम करते हैं, वर्जिश पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बैक पेन से सफ़र करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि दर्द बहुत हल्का है, शायद कोई नस खिंच गई है या चोट लगने की वजह से ऐसा हो रहा है या हमारा पॉस्चर सही नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है, इसकी वजह जो है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो कहना हम यही चाहेंगे कि आप अपनी इस तकलीफ़ को बिल्कुल भी दरकिनार ना करें, इस पर ध्यान दें और फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लें। तो नाज़रीन चलिए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और लिए चलते हैं आपको अपने डॉक्टर्स की तरफ, जो आज हमें बताएंगे, कमर दर्द से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। तो आइए कराते हैं आपका उनसे तारुफ। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक शंकर, जो कि एम्स ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राहुल खरे, जो कि कंसल्टेंट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट जो मौजूद हैं वो हैं एएस मूर्ति साहब, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर में। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में, जिसका मौजू है कमर का दर्द। अब तक आप सभी समझ गए होंगे। डॉक्टर विवेक शंकर, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि एक आम दर्द और एक कमर का वो दर्द जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसमें क्या फ़र्क है एक एक्सपर्ट के नज़रिए से? कमर के आम दर्द में या कोई भी शरीर के किसी भाग के आम दर्द में दर्द की जो शुरुआत होती है वो अचानक हो सकती है। चोट लगने से दर्द की शुरुआत अचानक हो सकती है। कोई बीमारी हो जाए, कोई उसमें पस आ जाए, उसके कारण अचानक हो सकती है। और कमर का दर्द यूजुअली देखा गया कि वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय आता है कि वो इतना बढ़ जाता है कि चलने में दिक्कत होने लगती है। जी। खतरे की बात तब होती है जब कमर का दर्द बढ़ जाए और उसमें कमर का दर्द, पैरों में खिंचाव, झंझनाहट, सुनपन, चींटियों का चलने जैसा महसूस होने लगे, कमर के दर्द पैरों में जाने लगे। तो ये एक खतरे की बात होती है जो कि कमर के दर्द को बाकी दर्द से अलग करता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए कमर के दर्द के जो कारण है कमर के दर्द का, तो उसमें भूख कम लगना, लेथार्जी होना, शाम में बुखार जैसा लगना, ये सब चीज़ें इन्फेक्शन की तरफ हमें प्रदर्शित करती है। तो अलग अलग बीमारियों में कमर का दर्द अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। हम कमर के दर्द को कैटेगराइज जब करते हैं तो उसमें एक मैकेनिकल बैक पेन होता है जिसमें चोट नहीं लगा होता, पर उसमें गलत ढंग से सामान उठा लिया, भारी सामान उठा लिया, या गलत ढंग से ज़्यादा देर तक बैठ गए, अपना पोस्चर ठीक नहीं कर रहे हैं, उसके कारण। उसके बाद जो कैटेगराइज करते हैं वो मैकेनिकल नहीं होता, वो कमर के दर्द में जो डिस्क होती है उसमें डिजेनरेशन हो जाए, उसके कारण जो दर्द होता है वो दर्द कंटिन्यूसली रहता है, हमेशा ही रहता है। पोस्चर चेंज करने पर, आप करवट ले रहे हैं, लेटे हुए हैं और करवट लिया, तो उसमें वो बढ़ जाता है, ज़्यादा पता चलता है। और तीसरा होता है जब वो बीमारी के कारण होता है। एक और एंटिटी होती है जिसमें बुढ़ापे में कमर का दर्द जो आता है, उम्र के बढ़ने के बाद में कमर का दर्द आता है, वो डिजेनरेटिव होता है। इसका मतलब है कि बुढ़ापे के कारण जैसे हमारी बाल सफ़ेद हो जाती है, वैसे ही हड्डियों में भी कमजोरी आती है। कमर का जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बीच में डिस्क होता है, तो डिस्क में भी डिजेनरेशन हो जाता है, उसमें कमजोरी आ जाती है। तो उसके कारण जो डिस्क कभी कभी कंप्रोमाइज करता है, जो कनाल होती है, जो वहाँ से रीढ़ की जो हड्डी के बीच में जो नसें जाती हैं, उसको अगर वो जाके टच करता है, इरिटेट करता है, तो उसके कारण जो दर्द होता है तो वो अलग ढंग से प्रेजेंट करता है। वो प्रेजेंट करता है टिंगलिंग सेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं, झंझनाहट पैरों में, पैरों के साइड से नीचे तक खिंचाव का जाना। तो वो अलग अलग। आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मैंने दो तरह के मरीज़ देखे हैं इसमें कमर दर्द के। एक मरीज़ वो होता है जो कि
2-4 दिन में जिसको ये पेन होता है और ठीक हो जाता है। एक मरीज ऐसा होता है वो सालों साल कहता रहता है कि मेरा पेन ठीक नहीं हो रहा है, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, उसका इलाज कर रहा हूँ। ये फ़र्क कैसे आप बताएं? तो जो मैकेनिकल बैक पेन होता है जी, उसमें जो पेशेंट होते हैं वो एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं, 1-2 दिन में डेवलप हुआ, दर्द धीरे से बढ़ा और शाम तक बढ़ गया मुझे दर्द, ओके, वो होते हैं मैकेनिकल बैक पेन या जी जी, उसके कारण होता है। और वो रेस्ट करने से, सिकाई लेने से, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेने से जी जी, आराम आ जाता है। उसमें तब आराम आता है जब वो एक्टिविटी ना करें। ओके, आराम अगर करें वो पूरी रिपीटेड तरह। एक्टिविटी वही करते रहें, ओके, कोई अगर जैसे आज के नवयुवक हैं वो बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, जी, गलत ढंग से बैठ के काम करते हैं, ऑफिस गोअर्स हुए वो, तो वो उस एक्टिविटी को जो ट्रिगर कर रहा है कमर के दर्द को, वो नहीं हट रहा है, जी, तो वो लंबे समय तक चलता है। जी, अगर वही चीज हट जाए जी, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक हो जाता है। जी, जो लंबे समय तक कमर का दर्द चलता है वो तो एक ये पार्ट है जो कि मैकेनिकल बैक पेन के कारण हो रहा है, जी, जी। गलत पोस्चर से, बहुत देर तक गलत ढंग लेकिन से हम बाइक चला कंप्यूटर को भी लिया। हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज का जिंदगी की जरूरत बन गई है कंप्यूटर। बिल्कुल, आप इस सही पर हैं। बात आपसे रहेगी डॉक्टर विवेक शंकर। यहाँ पर हमारे पास एक कॉल आ गई है, एक कॉलर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बात करते हैं। हेलो, हेलो, जी बताइए प्लीज। गुड इवनिंग डॉक्टर। जी बताइए, गुड इवनिंग प्लीज। मेरा नाम हिमांशु है और मैं फरीदाबाद से हूँ। ओके, मुझे बैक पेन में प्रॉब्लम रहती है और मेरा जैसे प्रोफाइल है, मैं सीए हूँ और थोड़ा सा आप जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत धीमे आ रही है यहाँ पर। ओके, अभी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है, जी बताइए प्लीज। हाँ हाँ जी, तो मैं कह रहा था मेरा प्रोफाइल सीए का है, मेरी जॉब सीए की है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम काम डेस्क पे रहता है और मेरे को बैठे रहना पड़ता है, लाइक 10 घंटे 11 घंटे। जी जी, तो बैक पेन में प्रॉब्लम रहती है, तो उसको कैसे डॉक्टर विवेक शंकर आपने क्वेश्चन सुन ही लिया। जी, तो यहाँ मैं पर इसी पर आने वाला था। जो बैठने का जिनका जॉब होता है, जो कि बैठ के ज्यादा देर तक काम करते हैं, जी ये जरूरी नहीं है कि बैठने से दर्द हो रहा है। जी जी, दर्द इसीलिए हो रहा है कि आप गलत ढंग से लंबे गलत समय ढंग तक बैठ रहे से हैं। बैठ रहे हैं। जी, अगर आप मुझे अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बैठे हुए, ओके, तो अगर ये टेबल है और ये चेयर है, अगर लॉन्ग एज ऑफ द टेबल एंड लॉन्ग एज ऑफ द चेयर जी, जी। पैरेलल है ईच, ओके, तो आप ओके। जब भी बैठेंगे जी, जी। लंबे समय तक, तो या तो आप कमर को बिना सपोर्ट किए हुए आगे को होके बैठेंगे, या आपका कमर स्लैंटिंग हो जाएगा, यूं ऐसे ओके। हो जाएगा। उस कंडीशन में बैठने का जो सही तरीका है, जी। जिसको एर्गोनोमिक बोलते हैं, जी, एर्गोनोमिक इज द साइंस जी, ऑफ पोस्चर मैनेजमेंट, जी, तो वो बैठने का जो तरीका है वो ठीक करना पड़ेगा आपको। बैठने जैसा मैं का बता रहा था तरीका कि सही ट्रिगर करना फैक्टर पड़ेगा। जो होता है वो जरूरी है ठीक राइट करना। राइट राइट, तो अगर आप इस पैरेलल अपने चेयर को आप 40 to 50 डिग्री का टिल्ट कर लें जी, और चेयर को टेबल के नीचे ले जाएं, ताकि आपका शरीर का अगला भाग, कुल मिला के उनकी जो हाँ। पोजीशन है वो सही करनी पड़ेगी, बिल्कुल। उनको पोजीशनिंग और बिल्कुल। आराम से बैठना पड़ता है। मैं मैं समझता हूँ यहाँ पर डॉक्टर राहुल खरे से भी हम इस बारे में राय ले सकते हैं। क्योंकि वो हमारा क्या जो कहते हैं? पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारा बैठने का एक तरीका सही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि हम सीधे बैठे हुए हैं, तो सीधे बैठे बैठे भी हम थक जाते हैं और कहीं ना कहीं पोस्चर हमारा खुद ब खुद गलत भी हो जाता है। तो राहुल खरे साहब से मैं पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्या ऐसा किया जाए कि थोड़ा रिलैक्स भी रहें और पोस्चर भी ठीक रहे। देखिए, जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि कैसे बैठना चाहिए, तो टेबल और चेयर की हाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे हम बैठते हैं, जैसे अभी डॉक्टर शंकर ने भी बताया कि आगे झुकना ज़्यादा नहीं चाहिए, पीछे स्लैंट नहीं होना चाहिए, हमारे बटक्स एकदम चेयर के एकदम पीछे टच होके रहना चाहिए, स्ट्रेट बैक चेयर होनी चाहिए। आजकल की जो कंफर्टेबल ऑफिस चेयर्स हैं कि आप कहीं भी झुक लो, रोटेट कर लो, टिल्ट कर लो, वैसी नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक एल्बो सपोर्ट होना चाहिए, एल्बो शुड बी एट 90 डिग्रीज। आपका अगर कीबोर्ड है तो वो आपके बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो आई लेवल पे होना चाहिए, ताकि गर्दन भी आपकी ना ऊपर रहे ना नीचे रहे बहुत देर तक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आपकी जो मसल्स हैं, जो हमारी बैक की मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए क्योंकि अब लोगों को काम तो करना ही है, बैठना भी है, लंबे समय तक काम करना है, बैठना भी है, तो अगर वो एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, अपनी बैक मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे एक्सरसाइज करके, तो ये समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट है कि हर 1 घंटे में थोड़ा ब्रेक ले लें।
थोड़ा उठ लें, स्ट्रेच आउट वो कर बहुत लें, जरूरी है। वॉशरूम चले जाएं, कॉफी पी लें, पानी पी लें, किसी ना किसी बहाने से उठ के थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लें ताकि कंटिन्यूसली एक पोस्चर पे ना बैठना पड़े। ओके ओके, यहाँ पर डॉक्टर मूर्ति मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। अभी अभी एक्सरसाइज की बात की है डॉक्टर खरे ने, बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। किस तरह की एक्सरसाइज कमर के लिए फ़ायदेमंद है और उन्हें किस तरह करना चाहिए? उसमें क्या किसी का सुपरविजन की ज़रूरत है या बहुत से लोग नेट पे भी देख के कर लेते हैं या घर पर इजीली हो जाती है? उस बारे में ज़रा सा बताइए। और मैं सहमत हूँ डॉक्टर विवेक और डॉक्टर खरे साहब का इस पे। जो उसके पहले हम कुछ बोलना चाह रहा हूँ, जो बैक पेन की जो एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, हमारा बॉडी के अंदर कुछ कोर मसल्स हैं। अब अगर कोर मसल्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ताकत वाली कसरत आप कर लेंगे, कोर मसल्स को मजबूत कर लेंगे, बॉडी की और मसल्स के कारण से जो बैक पेन हो रही है, जैसे थाई मसल्स है, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग की है, फ्लेक्सिबिलिटी बना कर रखेंगे तो आप पेन को दूर रख सकते हैं। अब कोर मसल होता क्या है, आपके बॉडी को सारी मसल्स को कंट्रोल करने वाला, जो हमारा जो पेट कमर के आसपास जितने मसल्स हैं उसमें भी आप देखेंगे छोटी छोटी ऐसे मसल्स है, आपका एक एक रीढ़ गड्डी को कनेक्ट करता है। वो सारी मसल्स को आप मजबूत करेंगे तो ये आपको पेन से, ये दर्द से दूर रह सकते हैं। बात आती है पोस्चर, डेफिनेटली पोस्चर आप एर्गोनॉमिक्स ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके अपने जो हम सदियों से करते आ रहे थे वो सब आज छूट गया। जैसे हम क्या है, इंडियन टॉयलेट में बैठते थे, है ना, क्रॉस लेग बैठ के, पलती मार के बैठ के, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, सब हम छूट गए। क्योंकि जहां ये सारा हैबिट जब छूटने से मसल्स के अंदर आमतौर पर जो फ्लेक्सिबिलिटी डे टू डे एक्टिविटीज में आता था वो सब बंद हो गया। जहां आप स्क्वाटिंग करेंगे, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठेंगे, आपका पिंडली में खिंचाव होगी, थाई मसल्स में खिंचाव होगी, बटैक्स मसल में ऑटोमेटिकली खिंचाव होगी, वो करना छूट गया। आज आप देखेंगे अर्बन लाइफ इतना फास्ट हो गया, वेस्टर्न टाइप यूज कर रहे हैं, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, हम जमीन पे बैठते नहीं है। अब एटलीस्ट जो लोग बैठ सकते हैं, जो लोग आप इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हैं, जो लोग डाइनिंग टेबल हटा के जमीन पे बैठ के खाने वाला कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको आप फॉलो करिए। बिल्कुल, अब वो फॉलो करेंगे, मसल्स में अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत अच्छी बात आपने मूर्ति साहब कही कि हम अपनी रिवायती चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, जिन्हें याद रखना और याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपकी इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमसे जुड़ रहे हैं एक कॉलर जो अपना सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हेलो 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 जी, बताइए, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रमा है जी। आप कहाँ से बोल रही हैं? करनाल से। जी, बताइए, अपना सवाल बताएं। डॉक्टर, मेरे दोनों तरफ शोल्डर से और नीचे तक बहुत दर्द रहती है कमर से। जी, अच्छा। और मेरे हाथ भी मुड़ जाते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। हाँ जी, इनकी कमर में डॉक्टर मूर्ति और शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यहाँ तक कि इनके हाथ भी नहीं उठ पाते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही बात हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो कोर मसल। आप वही चीज, आप अगर आप सुन रहे हैं, आप अपने पेट को खींच के रखिए, फिर हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करिए। जो आपको उठ नहीं पा रहा था एटलीस्ट आधा उठेगा। सेम चीज बैक में भी आपको चेंजेस मिलेगा, क्योंकि आप इसके कोर के ऊपर आप ध्यान देना। दूसरा, आपका और भी आप मेडिकल कंडीशन अगर देखेंगे, कुछ अगर मान लीजिए शुगर है तो उसकी वजह से भी शोल्डर में इंपैक्ट पड़ता है, तो उसमें आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना, राय लेना जरूरी है। उनके जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है, एक्सरे कराना, ये सब तो करना है। क्योंकि यहाँ जब बात कर रहे हैं दर्द का कारण और भी रीजन होगा, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आप एक्सरे करेंगे, आपका हड्डी मजबूत नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, जो हड्डी आपका गला हुआ है, तो आपका हाई रिस्क है फ्रैक्चर होने का। तो ये सब चीज आपका मेडिकल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है फिजियोथेरेपी में सब कुछ ठीक हो जाए। फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो आपका लिमिटेशन है, तो आप एक एडवाइस लीजिए ऑर्थोपेडिक सर्जन से, आप उसके बाद आप वो रेकमेंड करेंगे फिजियोथेरेपी का क्या करना है। जी। तो हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अपने फिजिशियन से आप मतलब जाइए, उनसे सलाह लीजिए और जो भी हमारे डॉक्टर ने आपको सलाह यहाँ दी है उसे भी फॉलो कीजिए। तो हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और राहुल खरे साहब आपके पास फिर से आते हैं। ये एक आम फहम है, लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा मोटे हैं उनको कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है बनिस्बत पतले दुबले लोगों के। तो ये बात कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल सही है, बिकॉज देखिए जितना ज़्यादा शरीर का वज़न होगा
हमारा वज़न जो है शरीर का, हमारी रीढ़ की हड्डियां ही ढोती हैं, जी। बाकी हड्डियां भी हैं पैर की, बट ऊपर का तो सारा रीढ़ की हड्डियां से ही वज़न पूरा नीचे जाता है। तो जितना ज़्यादा शरीर का वज़न होगा उतना ज़्यादा ही बैक एक के चांसेस होंगे, क्योंकि वज़न बढ़ेगा तो हड्डियां दबेंगी, हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, डिस्क दबने के चांसेस होते हैं, डिस्क दबेगी तो दर्द होएगा। और जैसे पहले डॉक्टर शंकर ने भी बताया कि अगर कोई नस टच हो गई या नस पे दबाव पड़ गया उस डिस्क की वजह से, तो दर्द फिर पैरों में भी जाएगा, झंझनाहट होएगी, सुनपन होएगा, हल्का फुल्का पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं, एंड कई बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वज़न तो कम करना ही पड़ेगा अगर वज़न ज़्यादा है। वज़न कम होता है, मसल स्ट्रांग होती हैं, तो कमर दर्द या बैक पेन की समस्या ना के बराबर हो जाती है। ओके ओके, यहाँ पर डॉक्टर शंकर आपसे बात करना चाहूँगा, मैं एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। ये जो हमारी घर की ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, उन पर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो सुबह से उठकर रात तक घर में लगी रहती हैं, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। क्या उनमें जो बैक पेन है, इसकी प्रॉब्लम, परेशानी ज़्यादा देखी जाती है? वैसे देखा भी जाता है, एक एक्सपर्ट के नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा। तो लेडीज़ में बैक पेन की जो समस्या है वो कॉमनली ज़्यादा इसलिए होती है जी, क्योंकि दो पार्ट में मैं इसका आंसर करूँगा। उनका जो मेनोपॉज के पहले होते हैं, जिनकी उम्र 50 साल 45 से 50 साल में जो मेनोपॉज होता है उनके पहले होते हैं जी, वो अपने व्यायाम कम करने के कारण, अपनी व्यस्तता के कारण, अपने पर ध्यान नहीं देने के कारण वो करते हैं। मैं अपने पेशेंट को एक बहुत सिंपल सलाह देता हूँ हमेशा। मैं उनको बोलता हूँ, आपने लास्ट बार ब्रश करना कब भूला है? क्योंकि आप ब्रश करने के लिए 5 मिनट लगाते हैं, वो नहीं भूलते कि उसके लिए कोई बहाना नहीं मारते आप कि मैं बहुत व्यस्त था। लेकिन व्यायाम करने के लिए आपके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। तो कल से आप ब्रश नहीं करें, पहले व्यायाम करें फिर ब्रश करें। आप उसको अपने दिनचर्या में लेके आए ताकि आप स्वस्थ रहें। नाउ सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट है जो मेनोपॉज के बाद होता है लेडीज को, कमर दर्द की बीमारी, परेशानी। तो उस कंडीशन में जब मेनोपॉज होता है तो बहुत सारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके कारण कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी होता है। कैल्शियम विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो चेंज होता है और उसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, खास करके वुमेन पॉपुलेशन में। उस समय अपने पर ध्यान देना, कैल्शियम विटामिन डी का ठीक से सेवन करना, सही खाना खाना और व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वो नहीं करने पे आप 50 की उम्र से 55 की उम्र तक तो थोड़ा दर्द और ज़्यादा दर्द के साथ में रह लेते हैं, लेकिन वो जो समय निकल जाता है और जो खराबी आने लगती है उसको रोकना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर शंकर ने बताया, जो ख्वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं, कि उनके लिए एक्सरसाइज की कितनी अहमियत है। एक्सरसाइज से उनकी सेहत भी बनी रहेगी, उनके जो मसल्स हैं वो सही से काम करेंगे और वो अपने जो भी उनके काम हैं उनमें पूरी तरह से कर पाएंगे। जी फरहान, वैसे ये बात भी मैंने देखी है, मैं खुद एक मतलब खातून हूँ, तो ये होता है कि अक्सर हम अपने घर में जो है लोगों, जो दूसरी फैमिली है, हमारी फैमिली है, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले उन्हें खाना खिलाना है, बाद में खुद खाना है, अपनी ग़िज़ा का ध्यान नहीं देना। और अगर एक्सरसाइज की बात आती है तो भाई हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, जबकि ये सब बहाने हैं कि वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर ख़वातीन की ही बात हो रही है तो मैं डॉक्टर राहुल से ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर ये देखा गया है, जो हम देख रहे हैं आजकल, नौजवान लड़कियाँ ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा, मतलब चलिए मैं ये सवाल आपसे बाद में पूछती हूँ। एक और फ़ोन कॉल हमारे पास है, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कीर्ति है। जी जी, दिल्ली से बोल रही हूँ। जी जी, अपना सवाल राहुल खरे से एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी, पूछिए। हेलो जी, पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। बैक पेन मुझे काफी रहता है, मेरी एज 73 इयर्स है, काफी बैक पेन रहता है, मॉर्निंग में खास करके ज्यादा होता है। जी जी, तो खरे सर आपने देखा कि वो क्या पूछ रही है कि बैक पेन बहुत ज्यादा है। कह रही है कि 73 एज है और अगर उनको इस उम्र में दर्द हो रहा है
तो यूजली दो ही कारण होते हैं। एक तो एज रिलेटेड चेंजेस जो आ जाते हैं उम्र की वजह से हड्डियों में, जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, हड्डियां थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से उम्र की वजह से हड्डियां बढ़ जाती हैं तो दर्द हो सकता है। और दूसरा कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि महिलाओं में अभी डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो विटामिन डी खाना, कैल्शियम खाना और एक्सरसाइज करना ये बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के लिए कि किस वजह से इनको दर्द हो रहा है, हम एक्सरेज करा सकते हैं और एक BMD डेक्सा स्कैन होता है जिससे कि पता चल सकता है कि हड्डियां कमज़ोर हैं कि नहीं हैं। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। तो हमें यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छी ग़िज़ा, एक्सरसाइज, ये सब बेहद ज़रूरी है और ख़ासतौर से एक उम्र के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज का तो ख्याल रखना ही है। डॉक्टर मूर्ति कुछ कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, जो आप 73 इयर्स जो ओल्ड बता रहे हैं, तो इनफैक्ट इनको आप चलने के अगर स्टाइल देखेंगे तो बिल्कुल देखिए, आमतौर पर हर इंसान कैसे चलते हैं, एडी पहले पड़ता है, फिर उसके बाद पंजा पड़ता है, साथ में आंत भी चलना जरूरी है। अब ओल्ड एज में क्या होता है, आंत नहीं चलता है, झुक जाते हैं क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए। तो कोशिश करिए आप जब चलने का स्टाइल, जब वॉक करेंगे हाथ भी फेंकना जरूरी है, पहले एड़ी जमीन पे पड़ना चाहिए। तो अगर ये चीज कोई भी इंसान अगर ये फॉलो करेंगे, कोई भी दर्द ना एड़ी में दर्द, ना घुटना में दर्द, ना कमर में दर्द होगा। ये आमतौर पे ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहीं पर मूर्ति सर आप एक चीज और बताइए कि एक्सरसाइज की बात सभी डॉक्टर्स कर रहे हैं, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना। किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक तो मैं जानना चाहूंगा जिसकी एज 40 है, चाहे वो खातून है या हमारे या मेल है, कोई भी है, किस तरह की एक्सरसाइज करें। दूसरा एक सवाल और करना चाहूंगा, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है और उसके कमर में दर्द हो रहा है तो क्या उसे एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए या एक्सपर्ट के पास जाकर एडवाइस लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पूछा। एक्सरसाइज पहली बात क्यों करना, किस लिए करना, कब करना जी। अच्छा, उसके पहले इसका एडवाइस या करने के पहले आपको कारण पहले पता करना जरूरी है जी। क्योंकि कमर दर्द का कारण कई कारण होती है जी। अब कमर के अगर आप देखा जाए, उसमें एक सैक्रम, एक बोन है जी, एक ट्रायंगल शेप में होती है। ओके, वो है फ्यूज रहता है, बट 1-2 डिग्री उसकी मूवमेंट मिलता है। अगर सैक्रम का कोई भी एंगल पे अगर लॉक हो गया, आपको पेन हो सकता है, या फिर हैमस्ट्रिंग मसल जो टाइट है उसकी वजह से भी पेन हो सकता है, या डिस्क वजह से भी पेन हो सकता है, या लिगामेंट लैक्सिटी या लिगामेंट अगर टाइट है उसमें भी पेन हो सकता है, कोर वीक है उसमें भी पेन हो सकता है, इवन आप फॉरवर्डेड पोस्चर होगा वहां पे भी कमर में दर्द हो सकता है। तो कहने का मतलब कमर दर्द का कारण कई कारण है, इसको पहले पता करना होगा। इसके लिए आपके पास एक्सपर्ट के पास आपको जाना जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या करता है, आप उल्टा लेट जाओ, एक एक पैर ऊपर उठा लो, सीना ऊपर कर लो, नहीं, ये कॉमन नहीं है। ये पहले चलता आ रहा था, अब बहुत एडवांस हो गया। क्या करना चाहिए उसमें, क्या फेशिया रिलीज करना चाहिए, मसल्स को फ्री करना चाहिए, या मसल्स को खिंचाव करना चाहिए, मतलब कारण को फाइंड आउट करना, उसके बाद आपको जो है ये करना जरूर है। अगर मान लीजिए आप अपने मन से आप कर रहे हैं, दर्द बढ़ गया, तो आप प्लीज आप मत करिए, बिल्कुल रेस्ट करिए, फिर आप एक्सपर्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, वहां जाइए, सही सलाह मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर आपने डॉक्टर मूर्ति। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि एक्सरसाइज करते वक्त अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है तो एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करना, बल्कि एक्सपर्ट के पास जाकर पहले अपने मर्ज की बात करनी है, उसकी एडवाइस लेनी है, उसके बाद जाकर आपको अगला कदम उठाना है। चाहे एक्सरसाइज करें या धीरे 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 वॉक करें, जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसे फॉलो करें। जी डॉक्टर राहुल, मेरा सवाल बीच में रह गया था एक कॉलर की वजह से। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजकल आम फहम है, ख़ासतौर से नौजवान लड़कियों को हम देख रहे हैं कि स्लिम दिखने के लिए और होने के लिए अपनी डाइट को, ग़िज़ा को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती हैं। तो ये कितना सही है? कहीं ना कहीं बोन लॉस होता है और जो कमर दर्द है वो भी शिकायत, मतलब उसकी भी उभर आती है। जी हाँ, देखिए डाइटिंग के मैं तो कभी फेवर में नहीं रहता, ना ही एडवाइस देता हूँ, क्योंकि हम सबको अपने शरीर को चलाने के लिए एक नॉर्मल बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। हर प्रोटीन की भी ज़रूरत है, फैट की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी, विटामिन्स की भी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। आप किसी चीज़ को कम करके वज़न कम करेंगे, वो हेल्दी नहीं रहता। तो इसलिए उससे बेटर है कि आप नॉर्मल बैलेंस डाइट खाएं
और एक्सरसाइज ज़्यादा करें। इनपुट उतना ही रखें जितना चाहिए, बट आउटपुट अपना बढ़ा लें। आप एक्सरसाइजेस करें, आप रनिंग कर लें, आप जिम ज्वाइन कर लें, उन सब तरीकों से वजन कम करना ज़्यादा सेफ रहता है। ओके बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर कि वाकई में अगर हमें अपना वज़न भी मेंटेन करना है, स्लिम भी दिखना है, तो उसके और बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ग़िज़ा को दरकिनार कर दें। एक अच्छी ग़िज़ा के साथ ही आप अच्छा दिख भी सकते हैं। जी। डॉक्टर विवेक शंकर, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पर हम। ये कमर के दर्द की बात हो रही है, जैसे कमर का दर्द आगे चलकर क्या जोड़ों का दर्द बन जाता है? और यहीं मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, क्या उसमें फालिज वगैरह होने के भी चांसेस हैं? फालिज जैसे पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, तो इसमें किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी? ओके, तो कमर का दर्द बढ़ के जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। ओके। कमर का दर्द, कमर की हड्डियां हैं, वहाँ से नसें जा रही हैं पैरों में, शरीर के नीचे की शक्ति की जो नसें हैं वो जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब। अगर कमर में कोई खराबी, उनकी रीढ़ की हड्डियों में कोई खराबी हो गई, ओके, डिस्क की कोई खराबी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, ओके, रीढ़ की हड्डी अगर एक दूसरे पे खिसक गई, जिसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं, जी। वो हो रहा है, तो वो अगर बढ़ गया, रीढ़ की हड्डी की जो पार्ट्स होती है जो उसको कनेक्ट करती है, वो टूट गया है किसी कारण से, झटका लगने से या कभी कोई गिर गए, चोट लग गया उसके कारण से, तो अगर वो बढ़ गया और फिर से झटका लग गया और नसें इतनी दब गई हैं कि वो दबाव के कारण पैरों की शक्ति में कमजोरी आ रही है, तो हाँ पैरालिसिस हो सकता है। ओके। अगर इन्फेक्शन हो गया, जैसे कमर के रीढ़ की हड्डी में टीबी के इन्फेक्शन पाए जाते हैं, अगर वो बढ़ गया, वो पस पॉकेट बना रहा है, उसके कारण रीढ़ की हड्डी गल गई है, तो उसके कारण नसों में दबाव आने के कारण पैरालिसिस हो सकती है। पर पैरालिसिस होने के पहले जो सिम्टम आते हैं वो होता है पेशाब जो करते हैं उसकी शक्ति, जो कंट्रोल होता है वो कम होने लगता है। पेरी एनल सेंसेशन बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, जहाँ से पॉटी करते हैं वहाँ पे सेंसेशन कम होता है। पैरों में पैरों की जो शक्ति होती है, एड़ी की शक्ति आपकी जो एंकल की शक्ति, उठाने की शक्ति, आपको चलने में लगेगा कि मेरा एक पैर या दोनों पैर कमजोर हो गया है, वो ये अब डेंजर साइंस होते हैं। ये सब पैरों जो पैरालिसिस होता है उसके पहले आने लगते हैं। कितने दिन पहले इस तरह के साइन मिल सकते हैं पेशेंट को, और उसको सतर्क हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए, कैसे बताएंगे इसमें? ओके, तो ये जो साइंस होते हैं कई बार बहुत अब्रप्टली आते हैं इन इन्फेक्शन। टीबी के केसेस में कई बार इन्फेक्शन के कारण अब्रप्टली अचानक से आने के चांस होते हैं। ओके। चोट लगने के कारण अचानक से आने के चांस होते हैं। पर जहाँ पर डिस्क की परेशानी होती है वहाँ पर वो धीरे धीरे डेवलप करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट से 1 से 15 दिन, 1 से 20 दिन, कई बार महीनों के बाद डेवलप करता है। ओके। आपको इन साइंस को जानना चाहिए ताकि आप टाइमली, समय रहते एक्सपर्ट के पास जाके ओपिनियन ले पाएं और उससे बच पाएं। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, और एक्सपर्ट्स के पास जाना तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवा लेना वैसे भी किसी मर्ज में ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर मूर्ति, आपसे पूछना चाहूँगी कि किसी इंसान को अगर शदीद कमर में दर्द है और उसे बेड रेस्ट की सलाह दी गई है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो मरीज़ है वो ये कहने लगता है कि भाई मैं तो आराम करते करते थक गया और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी मसल्स और भी ज़्यादा जाम हो गई है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहाँ पे अक्यूट फेस है, जैसे चोट लगा, तो वहाँ पे तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब कोई काम कर रहे, नीचे से उठाया, कमर पकड़ लिया, अब वहाँ पे आप मेडिसिन लेके फिजियोथेरेपी करेंगे तो रिलीज मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल में यही पहले यही होता आ रहा था, आप बेड रेस्ट रहिए 3-3 महीना। अब 3-3 महीना बेड रेस्ट करेंगे तो करेगा क्या है, दूसरा वो अपने बॉडी के अंदर जितने मसल्स है वो और वेस्ट होगा, स्टिफ होगा। सो इसको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। कुछ लोग ये बोलते हैं गूगल में देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, उसको देख के अपने खुद को इलाज कर लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, ये आपने अभी खुद के इलाज करने वाली भी बात कही है, तो ऐसा भी होता है कि कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कमर दर्द है तो आप मुलायम गद्दों पर मत सोइए, किसी हार्ड सरफेस पर सोइए। कई लोग तो ज़मीन पर भी सोने लगते हैं इस वजह से, तो ये कहाँ तक ठीक है? हाँ, यहाँ पे क्या है ना, किसी पैसा है उनके पास बढ़िया बेड ले सकते हैं, ऑर्थोपेडिक बेड बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक चेयर बोलते हैं। जिसके पास पैसा नहीं हो तो जमीन पे सोएगा। हमारा मानना यह है
वो इंसान को वो लाइक करा दीजिए, वो कहीं पे भी वो आ जाए। यहाँ पे फिनेंस या वो वाला मैटर आना नहीं चाहिए। बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल कर लीजिए, क्योंकि रोड पे भी आदमी लोग सोते हैं, पलंग में भी सोते हैं, अच्छे कुशन बेड में भी सोते हैं, तो यहाँ पे आप उनको उसी हिसाब से करना होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोर मसल्स, बॉडी के हर जो मसल्स बोलते हैं वो सारा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ताकि इससे जो है आपका कोई बैरियर ना बने। तो कोर मसल्स के ऊपर ध्यान रखें, मसल्स को एटलीस्ट दिन में एक बार स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत सही आप बता रहे हैं यहाँ पर। इसका बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उन लोगों को, और हमको भी रखना चाहिए इसका ख्याल। डॉक्टर राहुल खरे सर, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा। अभी बात कमर दर्द की हो रही है, कमर दर्द पहचान लिया हो रहा है, तो एक एक्सपर्ट किस तरह के जो टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, आप एडवाइस करना चाहेंगे? कौन सा टेस्ट ऐसा है जिससे एकदम पता लगा जाए कि किस तरह का दर्द है और इसका क्या इलाज है? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई पेशेंट आते हैं बहुत लंबे समय से दर्द लेकर, तो सबसे पहले तो उनसे हिस्ट्री पूछते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, उनसे हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं हिस्ट्री टेकिंग से ही और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही हमें बहुत आइडिया मिल जाता है कि क्या है, उनको ट्रोमेटिक है या उनको इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं या पोस्चर की वजह से है या कोई ट्यूमर है। तो जब पूरा एग्जामिन कर लेते हैं तो जो टेस्ट हम बता सकते हैं, अगर हम इन्फेक्शन वगैरह सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम ब्लड टेस्ट बता सकते हैं। एक्सरे हमेशा मैंडेटरी होता है, वो आमतौर से कराया ही जाता है। और उसके अलावा अगर अभी तक एक्सरे से और ब्लड टेस्ट से नहीं अगर डायग्नोसिस बन पाती है, कारण क्या है दर्द का वो नहीं पता चल पाता है, तो फिर हम लोग सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, बोन स्कैन करा सकते हैं, ये सारे टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। अच्छा, टेस्ट आपने करा लिए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि दवाई से ये ठीक हो जाएगा पेशेंट, या इसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी? तो जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सर्जरी में कितनी कामयाबी मिलती है? और सर्जरी के बाद बहुत लोग डरते हैं सर्जरी से, ख़ासतौर से अगर रीढ़ की हड्डी की बात की जाए, तो उसके बाद उसकी लाइफ किस तरह रहती है, किस तरह किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर राहुल खरे प्लीज़ बताइए। देखिए, सर्जरी आमतौर से स्पाइन में हम लोग तभी करते हैं जब हमें लगता है कि वो किसी नस पे दबाव डाल रही है। जैसे कि अभी फालिस की बात करी थी आपने, तो अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए तो, या पैरों में बहुत ज़्यादा सुनपन आ गया है, छूने से पता नहीं चल रहा है, वीकनेस आ गई है, यूरिन और लैट्रिन का पता नहीं चल रहा है, तो इन कंडीशंस में ऑपरेशन करना पड़ जाता है, जिसमें कि उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि नस के ऊपर से, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से जो भी दबाव है, चाहे वो पस का हो, चाहे वो हड्डी का हो, चाहे वो डिस्क का हो, उसको हटा देना है। और उसके बाद अगर स्पाइन अनस्टेबल है तो उसको फिक्स कर सकते हैं, अगर स्टेबल है तो छोड़ सकते हैं। तो सर्जरी तभी करते हैं जब हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया होता है या कॉम्प्लिकेशन होने वाला होता है, जैसे कि अभी डेंजर साइंस बताए गए हैं, तो उसको देखते हुए सर्जरी एडवाइस की जाती है। कोई ट्यूमर होता है तो भी सर्जरी करनी पड़ती है। जी जी। डॉक्टर मूर्ति, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी। बात करें अगर ख़वातीन की, तो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर कमर दर्द की शिकायत देखने को मिलती है, और 5 से 6 महीने के बाद अक्सर ये औरतें देखी भी गई हैं कि मुझे एक ख़ास जगह पर दर्द है। तो कौन से ऐसे पोस्चर्स होने चाहिए जो उन्हें अडॉप्ट करने चाहिए और जो ड्रॉप करने चाहिए? उस पोस्चर में नहीं लेटना बैठना चाहिए। प्रेगनेंसी में आप देखेंगे गायनेकोलॉजिस्ट ये एडवाइस करते हैं सीधा तो लेटना नहीं है जी। इनको हमेशा करवट लेटना पड़ता है, चाहे वो दाएं बाएं लेटेंगे, लगातार करवट लेटने से जो कूल्हे के आसपास कुछ ऐसे मसल से पायरिफॉर्मिस बोलते हैं, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है दैट ऐसे आपको पेन होगा साइटिक टाइप का जी। क्योंकि पायरिफॉर्मिस ऐसे मसल है, उस बीच में साइटिक नाव पार करता है, तो वहां पे इतना प्रेशर पड़ जाती है, वो रेडिएटिंग पेन हो जाता है दोनों साइड, चाहे किसी को राइट में होगा किसी को लेफ्ट में होगा। तो वहां पे आप उस मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, उस एरिया को फेशिया रिलीज कर सकते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। एंड उनको पोस्टरल मैनेजमेंट प्रोग्राम होती है ना, प्रीनेटल एक्सरसाइज बता देते हैं, वो एक्सरसाइज आप करिएगा, उससे वो दर्द से राहत मिल सकता है। जी 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 जी। ओके डॉक्टर विवेक शंकर, यहाँ पर अब हम बच्चों की बात करना चाहेंगे आपसे। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़रूरी है उनकी बात भी करना। आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है कि उनको कमर के दर्द की शिकायत हो रही है बहुत कम उम्र में, जबकि पहले देखा जाता था
कि बड़ी उम्र में जाके या 30 के बाद इस तरह की परेशानी सामने आती है, तो इसकी एक तो वजह क्या है और उससे कैसे होशियार रहें कि इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में ना आए? तो बच्चों में कमर की दर्द की शिकायत बहुत ही अलार्मिंग होती है। किताबों में जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये लिखा हुआ था कि बच्चों में कमर की दर्द नहीं होती है, और अगर बच्चों में कमर की दर्द होती है इट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसकी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, या कोई कंजेनिटल अनामली हो सकता है, या कोई चोट लगा हो सकता है, जो कई बार बच्चे नहीं बता पाते हैं। अदरवाइज पोस्चरल पेन जिसको बोलते हैं, जो बड़ों में, यंग एडल्ट में, या डिजेनरेटिव पेन, वो बच्चों में होता नहीं है, और ऐसे भी बच्चों की स्पाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इसीलिए उनमें ये जो बड़ों की दर्द की जो समस्या होती है वो नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि बच्चों में भी कमर की दर्द की समस्या बहुत बढ़ के आ गई है। मेरे ओपीडी में 10 साल, 12 साल और 15 साल के छोटे छोटे बच्चे भी कमर की दर्द की शिकायत के साथ आते हैं। बताइए। ये अलार्मिंग फीचर उनके गलत ढंग से बैठने के कारण, ज्यादा देर तक कंप्यूटर यूज करने के कारण, मोबाइल बच्चों को दे दें अगर, तो वो दिन भर मोबाइल पर गर्दन झुका करके मोबाइल पर या तो वीडियो देखते रहते हैं या वीडियो गेम खेलते रहते हैं। जा सकता है। उसके कारण पढ़ाई भी मोबाइल पर हो रही है। उसके कारण गर्दन में दर्द, कमर का दर्द बच्चों में बहुत ज्यादा ये अब के समय में देखा जा रहा है। और हमें उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना, होशियार करना कि ऐसा पोस्चर मैनेजमेंट, ऐसा पोस्चर ना रखें। उनको अगर ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करना है मोबाइल से, उनको टीवी से, उनको नई टेक्नोलॉजी से, तो वो दें, लेकिन एक समय तक के लिए, क्योंकि उनको अभी बाहर जाके खेलना, अभी के बच्चों में देखा जा रहा है कि वो ज्यादा तक मोबाइल से खेलते हैं और बाहर जाके नहीं खेलते। हर घर में देखा जा रहा है। तो उसको ध्यान देना माँ बाप को बहुत ही अहम है आज के समय में, कि वो अपने मोबाइल के यूज को, हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं, जब आते हैं बच्चे पूछते हैं आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो वो उसको रिड्यूस करें, उसको कम करें स्क्रीन टाइम को बच्चों में। उनको खेल कूद करके जब खेलते हैं बच्चे, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है, और उसी मांसपेशियां मजबूत ही नहीं होती हैं। खेलने से, भागने से, दौड़ने से जब बढ़ती उम्र में उनकी हाइट बढ़ती है, उसका चीजों जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी। जी डॉक्टर शंकर, आपने बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया सारी चीजें बच्चों के बारे में, और मैं समझता हूँ जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने घरों में इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे। हमारा प्रोग्राम पहुँच गया बिल्कुल लास्ट मरहले में। यहाँ पर मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के हवाले से कि लोग अपने बैक पेन से बचे रहें और रीढ़ की हड्डी उनकी हमेशा उनका साथ देती रहे? मैं इस प्रश्न का उत्तर 3 पार्ट में दूंगा। जी बिल्कुल। एक, बच्चों में जैसा मैंने आपको बताया, उनका स्क्रीन टाइम कम करें, उनको खेलने कूदने, भागने दौड़ने का मौका दें, उनको बोले भागो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, दौड़ो। बड़ों में जो जिसको बोलते हैं हम यंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, 20 से 45-50 साल की उम्र का जो होते हैं, उनको अपना सेहत का ध्यान 20 साल की उम्र के रखना है। उनको पोस्चर मैनेजमेंट करना है, सही डाइट लेना है। कुछ जो यंग होते हैं वो जिम जाते हैं, जिम ट्रेनिंग ठीक से करें। जाते साथ में वजन उठा लिया, गलत ढंग से वजन उठा लिया, उसके कारण कमर का दर्द, गर्दन का दर्द हो जाता है, उसको ना करें। और बड़ों में जो मेनोपॉज होते हैं और उस उम्र में व्यायाम, अपना कैल्शियम, विटामिन डी का सेवन करें रेगुलरली। और अगर कमर का दर्द हो तो डॉक्टर से मिलने जरूर जाए, टाइम उसमें वेस्ट ना करें। डॉक्टर खरे, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को? ज़्यादातर तो डिस्कस हो ही गया है, बट डेफिनेटली एक्सरसाइज पे मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा कि कमर का दर्द अगर तो कोई कारण नहीं मिल रहा है, पोस्चर रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज करने से ही आपको आराम मिल जाएगा। आपको कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो करेंगे, जैसे कि रोज़ अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज की, बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, कोर एक्सरसाइजेस की स्ट्रेंथनिंग, ये अगर आप रोज़ अपने रूटीन में ले आएंगे तो फिर आपको बैक पेन, कमर का दर्द होगा ही नहीं।
और डॉक्टर मूर्ति, आप भी हमें बताया, जैसे कि आपने हमारे नाज़रीन को बताया भी, कहीं ना कहीं हम अपने रिवायती जो रहन सहन था वो भूलते जा रहे हैं। वो बात हमें बहुत ही अच्छी लगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे एक्चुअली नाज़रीन को? बिल्कुल ये प्रोग्राम का अंत में आ गए हैं। बिल्कुल अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर फॉलो करिएगा। हम योगा करने के लिए आजकल बहुत रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हमारा बॉडी के साथ बहुत अच्छा काम होती है। इसलिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ना, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हमारा मसल्स भी मूवमेंट होती रहती है। सो आप जितने ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह उठ के एक्सरसाइज तो आप करिए, उसके पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, चाहे अलोम विलोम करिए। उससे आपका जो डायफ्राम फ्री रहता है। आप जिसको भी आप पेन होता है ना, अचानक सांस रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं डायफ्राम के साथ इन्वॉल्व है। जिसको कमर दर्द हो, थोड़ा सा डायफ्राम पकड़ लीजिए, वो रिलीज हो जाती है। तो कहने का मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चाहे योगा के नाम से करिए या खुद को आप लंबी सांस लीजिए, नाक से लेकर मुंह से छोड़िए। तो इसके साथ साथ जैसे हमने पहले भी बताया था कार्यक्रम पे, जो हमारा जो रिवाज जो सदियों से हम फॉलो कर रहे थे, जैसे इंडियन टॉयलेट यूज करना, पलती मार के बैठ के जमीन पे बैठ के खाना खाना, क्योंकि आप बैठ के जब खाएंगे घुटना से खिंचाव होगी, जो घुटना में दर्द होगा ही नहीं। झुक के खाना खाएंगे तो कमर में खिंचाव होगी। सो कहने का मतलब ये सब चीज आपको फॉलो करिए। जिससे नहीं हो रहा, जिसको घुटना में दर्द है, वो मत करिए। अगर एटलीस्ट आपके घर में बच्चों उनको सिखाइए, क्योंकि आजकल बच्चों को देखेंगे तो ये सब कर ही नहीं रहे वेस्टर्न। क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर विवेक बोल रहे थे, तो ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं, एडी में दर्द, घुटना दर्द, बच्चों को हो रहा है। क्यों? उनसे अगर पूछा जाएगा, वो कभी इंडियन टॉयलेट बैठता ही नहीं है। तो ये सारे चीज आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा हेल्दी पॉपुलेशन, ये हेल्दी पॉपुलेशन लीड्स टू हेल्दी इंडिया। तो ये हमें हेल्दी, हमारे जो ये लोग हैं उनको आपने बहुत ही अच्छे से बताया है यहाँ पर। नाजरीन, उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी, और हम कुछ सम अप कर देते हैं अपने जो एक्सपर्ट्स ने बताया उसके बारे में। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहेंगे, डॉक्टर विवेक शंकर ने बताया कि बच्चों को खास ख्याल रखना है फिजिकल एक्टिविटी का, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है, मोबाइल से बचना है, और जितना हो सके अपने को इन्वॉल्व करना है उन चीज़ों में जिनसे उनकी सेहत बनी रहे। और इसमें माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को मोबाइल से बचाएं, गलत पोस्चर में बैठने से बचाएं, ताकि उनकी सेहत बनी रहे और वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं अच्छे से करें। डॉक्टर राहुल खरे ने भी डॉक्टर विवेक शंकर की बात को आगे बढ़ाया और उस तरह से बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख़ास ख्याल रखना है। और हम अपने मूर्ति सर की बात करेंगे। मूर्ति सर ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया, लेकिन जो ख़ास बात बताई वो बताई योगा को लेकर। योगा आज के समय में योगा को कितना लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमारे देश में ही नहीं, हम दूसरे ममालिक में भी देख सकते हैं कि योगा को लेकर लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं, ये कितना खास लोग योगा की तरफ आ रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और उम्मीद करते हैं नाजरीन आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर गुफ्तगू होगी किसी खास मौजू पर। जी बिल्कुल सही कहा फरहान हमने। और चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके जहन में किसी भी मर्ज से मुताल्लिक कोई सवालात हों तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.doctor@gmail.com। इसी के साथ आप अगर हमारा ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप हमारे DD उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, बात करेंगे एक और ख़ास मौजू पर। तब तक के लिए और आपको छोड़े जा रहे हैं एडिव ऑफ द वीक के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और खुश रहिए। जी आदाब। कमर दर्द सबसे आम तकलीफ है। कमर दर्द खवातीन में ज्यादा पाया जाता है। कमर दर्द से बचाव के लिए झुककर काम करने से गुरेज करें। ज्यादा भारी वजन उठाने से भी कमर दर्द हो सकता है। अगर आप ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में कुछ वक्त के लिए उठकर चलना चाहिए। सही तरीके से उठने बैठने से भी कमर दर्द से बचा जा सकता है। ज्यादा दिन तक कमर में शदीद दर्द होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट से भी कमर दर्द में फायदा होता है। कमर के पट्टों को मुस्तहकम करने के लिए वर्जिश भी मुफीद रहती है।